एंड वेलकम ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल लुक फॉर नॉलेज। मैं हूं रमनदीप कौर। तो जैसा कि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम 9th क्लास का भी मैथ्स करवाया जाए, तो आज हम 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का नंबर सिस्टम वो लेकर आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में चलो पढ़ेंगे आज हम। फाइन। तो ये जो नंबर्स के बारे में जो स्टडी होती है वो हम 6 से वैसे तो स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा 6 से पढ़ना शुरू हो जाता है हमारा। फाइन। तो अब आज जो नंबर सिस्टम मैं करवाने जा रही हूँ ये पूरा बेसिक है आपका। ये जो बेस है आपका वो आपके आगे 10th में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से और आराम से करना है हमें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। फाइन। तो उससे पहले गाइस बच्चों जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जरूर बता दीजिएगा। फाइन। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इससे आपको जल्दी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इस चैप्टर में क्या है जो हम कवर अप करेंगे, जो इसकी आउटलाइंस है। देखिए हम अपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, किस तरह से होते हैं। फाइन। जो डेसिमल्स होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स क्या है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो रियल नंबर तक की कहानी यहाँ पर करने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट चीज है, मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा बता रही हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक नंबर लाइन गिवन है। फाइन। सबको पता है नंबर लाइन पर हम जीरो के राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं इस तरीके से, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ये सबको क्लियर है। फाइन। तो इसमें देखिए इस कंबाइंड सेट को जिसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है और जीरो भी इंक्लूडेड है, इसे मैं कंबाइनली क्या बोलती हूँ, इंटीजर्स। तो ये मेरा होता है इंटीजर्स। फाइन। इंटीजर्स में आपके सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है और जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। फाइन। अब ये होता है आपका इंटीजर। ठीक है। इसमें से देखिए जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज निकल कर आती है, देखिए एक तो नेगेटिव वैल्यूज निकलेंगी, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज वाले होंगे। फाइन। और जो पॉजिटिव वैल्यूज वाले होंगे वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। सिंपल। फाइन। लेकिन जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। सो यहाँ से नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, नेचुरल नंबर्स दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड गो ऑन इंफिनिटी तक, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। फाइन। तो जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिट तक जाते हैं पॉजिटिव वाले, तो वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फाइन। अब नेगेटिव वाले नेगेटिव में चले गए और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज बच गई, क्या, जीरो बच गई। देखिए जीरो जो होती है वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होती और ना ही वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होती है। जो जीरो होती है वो आपकी नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। बाकी सारे सबकी तो डेफिनेशन है, लेकिन जीरो नाइदर नेगेटिव इंटीजर और नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपके 1 मार्क्स में कि जीरो को हम किस में इंक्लूड करते हैं। तो जीरो जो आपकी है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फाइन। तो ये बात को ध्यान रखना। तो जीरो कहाँ इंक्लूड होगी, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, जब भी जीरो के बारे में आएगा मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो सेकंड पार्ट में क्या है, आपका होल नंबर है। ठीक है। होल नंबर। तो अब होल नंबर्स में कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होती है, कौन सी इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। देखिए होल नंबर में जितने भी आपके नेचुरल नंबर है ना वो तो आएंगे ही आएंगे पॉजिटिव। ऑल द पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो आपके आएंगे। उसके अलावा आपका इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, जीरो।
और जैसे इसमें जीरो इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर्स बन गए। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं अगर मैं उसमें जीरो ऐड कर दूं तो वो होल नंबर में आ जाएंगे। होल को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट, होल। ठीक है, वैसे भी याद रखना हो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल से, जीरो से स्टार्ट होते हैं। फाइन, तो ये होल नंबर आपके होंगे यहाँ तक। ठीक है, इंटीजर्स की बात हो गई। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। फाइन, और जीरो भी इंक्लूड, जीरो हमारी जो है वो नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होती है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में इंक्लूड नहीं होती है। इंटीजर्स में जीरो तो होती है, फाइन, लेकिन पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, यही बात मैंने आपको बताई है। फाइन, और यहाँ पे अब आगे चलते हैं। देखिए इसी नंबर लाइन पर अगर मैं कहूँ कि मेरे 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है मेरे पास, फाइन, लेट्स सी 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 कौन सी वैल्यू बन गई, 1/2 आपकी बन गया फ्रैक्शन। तो 1/2 क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यूज बन गई, जैसे कि 1/2, 1/3। तो ये भी आपके इंटीजर्स में आ गई, ये भी आपके इंटीजर्स में है ना, उसी उसी का ही एक पार्ट है। लेकिन इसे हम इंटीजर नहीं बोलते हैं, इसे हम इंटीजर्स नहीं बोलते हैं, इन्हें हम फ्रैक्शनल वैल्यूज बोलते हैं, डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं। जैसे कि 1/2 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो 0.5 निकल कर आता है, 0.7 आ गया, 0.6 आ गया, कुछ भी। फाइन, डेसिमल, डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू अलग होती है। ये इंटीजर्स में, इंटीजर्स आपका एक कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट नंबर होगा, वो आपका इंटीजर्स होगा। लेकिन 1/2, 1/3, 1/7 इस तरह के जितने भी नंबर्स आ जाते हैं वो आपके फ्रैक्शन में आ जाते हैं, आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज बन जाते हैं। फाइन, तो ये नॉर्मली एक डेफिनेशन है छोटी छोटी सी इनके बारे में। तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका रैशनल नंबर का। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइन, रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और कंडीशन होती है जो q कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट बाय इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नंबर में जैसे p के नीचे अगर मैंने जीरो लिख दिया तो वो हमारा नॉट डिफाइन में आ जाता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर पाते। फाइन, अब रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो रैशनल नंबर होता है आपका, उसमें आपके इंक्लूड होते हैं, एक तो आपके जितने भी इंटीजर्स हैं सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जो भी आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका हो जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू, जितने भी आपकी फ्रैक्शनल और जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो सारी आपकी रैशनल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि इंटीजर्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज को मिलाकर आप रैशनल नंबर बनाते हैं। इसमें नेगेटिव भी आ सकता है फ्रैक्शन, इस तरीके से पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो पड़े ही है ना बीच में, इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। फाइन, ठीक है, और इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स के पार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जीरो भी इंक्लूड आ जाता है, जब जीरो आ जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर, उसे हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर। फाइन, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फाइन, तो चलिए यहाँ पर ये आपका रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है इरैशनल नंबर की। रैशनल नंबर के बारे में मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं किस फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, p/q की फॉर्म में, और q should not be equal to जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और फाइन, तो अब जो रैशनल नंबर होते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे की कहानी बताती हूँ मैं आपको। ये जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके जो दो पार्ट होते हैं वो अलग से क्या होते हैं, एक तो इसमें टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। वो किस तरह के होते हैं मैं आगे आपको थोड़ा सा आगे आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। फाइन, ठीक है, तो पहले यहाँ तक की बात समझ में आई, तो इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए,
ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो चीज बताई कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो तब मैं आप वापस इसी रैशनल नंबर पे आती हूँ। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा अब लिखिए, जो डेसिमल्स वैल्यू होती है, डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके तीन टाइप के। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, तीन तरह के डेसिमल नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग की बात आई है तो टर्मिनेटिंग के बारे में देखते हैं। ऐसा नंबर ऐसा एक रैशनल नंबर, नॉट नॉर्मल इंटीजर, ऐसा एक रैशनल नंबर जिसकी जो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिले। कैसे फाइनाइट वैल्यू मिले? ठीक है, जिसकी आपको फाइनाइट वैल्यू मिले। किस तरीके से? सपोज मेरे पास 1/2 है, अब मैंने 1 को 2 से डिवाइड करना है, फाइन। तो हम ऐसे करते हैं नॉर्मली, इस पॉइंट डेसिमल लगाया, ये 0 लगाया, ये 5 आ गया और ये 10 आ गया, फाइन। आपको यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू मिली है, कैसे? 0.5। मेरी 0.5 पर वैल्यू आके रुक गई है, मुझे एग्जैक्ट अपना आंसर मिल गया है कि 0.5। 1/2 को हम 0.5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब मेरी वैल्यू टर्मिनेट हो गई, रुक गई है यहाँ पर। इसके आगे ऐसा नहीं है कि मेरी वैल्यू इस तरह से चलती जा रही है, इस तरह से कुछ भी आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, कहीं पे भी जीरो नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ पे जीरो मिला ना, मुझे यहाँ पे जीरो मिला, मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, फाइन। तो ये आपकी होती है टर्मिनेटिंग वैल्यू, फाइन। जहां पर आपको क्या, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिल जाए, फाइनाइट वैल्यू मिल जाए कोई ना कोई, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल की फॉर्म में जब आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो वो हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग एक्सिस। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग। ठीक है, दो चीजें होते हैं। ठीक है, रकरिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग। इस केस में क्या होता है आपके पास, जब आपको नोट, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात देख लेते हैं। देख, जैसे कि मैंने 1/3 लिखा, अब मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगी, 3 से 1 को डिवाइड करूंगी तो देखिए मैंने डेसिमल लगाया, 0 आ गया। 3 3 जा 9 आया, फिर 1 आ गया, डेसिमल लगाया, फिर से 0। 3 3 जा 9, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर से 0, फिर से 9, फिर से 3, ये चलता जा रहा है ना। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं पर भी आपकी टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का केस यहाँ पे क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रकरिंग। रकरिंग का क्या मतलब होता है? रकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग मतलब आपकी जो वैल्यू है वो सिमिलर पैटर्न में रिपीट हो रही हो, उसे बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे कि मैंने कोई वैल्यू लिखी 0.0, जीरो नहीं, यहाँ पे लिखिए 0.13 या 3 1 लिख लीजिए, 3 1 3 1 3। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो, 3 आया, 1 आया, फिर से 3 आया, फिर से 1 आया, फिर से 3 आया, फिर से 1 आएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, लेकिन वैल्यू रिपीट भी हो रही है। तो इस केस को हम इस तरह से भी लिखते हैं, 3 की पावर बार, ऊपर बार लगा देते हैं, फाइन। तो बार से भी हम रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लिखते हैं, फाइन। तो ये जो दूसरा केस हो जाता है आपका, जिसमें हमने बात की है नॉन टर्मिनेटिंग और आपकी क्या आ गई, रकरिंग। रकरिंग मीन्स आपकी जो रिपीटिंग हो रही है, रिपीट हो रही है वैल्यू, फाइन। तो इसका एग्जांपल 1/3 लिख लीजिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, फाइन। तो 3 3 3 3 जैसे चलता ही जा रहा है, रिपीट भी हो ही जा रही है। और या इसका एग्जांपल यही लिख लिया, 3 1 3 1 3 1। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसमें। तीसरी चीज जो आती है हमारे पास, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग। ठीक है, मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रही है, फाइन। जैसे कि आपके पास आया 1.2134569 8, इस तरह से
ये वैल्यूज चलती जा रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है, हर बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 के बाद कोई ऐसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मतलब अगेन फिर से वही पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। फिर से जैसे कि इसमें एक पैटर्न था ना, 3 1 एक पैटर्न था, उसके बाद फिर से 3 1 आया, फिर से 3 1 आया, तो ये एक पैटर्न था। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, इसका मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कहीं पे रुक ही नहीं रही। जहां पे वैल्यू रुक गई वो तो टर्मिनेट का केस आ जाएगा। फाइन, जहां पे वैल्यू नहीं रुक रही उसमें 2 केस आ रहे हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग में, कौन सा, एक तो रिकरिंग का, एक नॉन रिकरिंग का। मीन्स एक में तो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसे हम बार की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन दूसरा केस ये है जहाँ पे आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, वो नॉन रिकरिंग में आ जाता है आपका केस। फाइन, तो ये 3 टाइप के हमारे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, हम इन्हें 3 टाइप से इस तरह तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वापस अपने रैशनल नंबर की। देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं उनमें 2 केसेस अप्लाई होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्म सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉन टर्मिनेटिंग। फाइन, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास 2 है, इनमें से कौन सा आएगा आपके रैशनल नंबर में, तो जो इसमें जो रकरिंग वाला केस होता है, ठीक है, जो रकरिंग वाला केस होता है वो आपका इसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग वाला केस जो है वो आपका रैशनल नंबर में आता है। फाइन, ये बात आपको क्लियर होगी। जो रैशनल नंबर है वो भी आपके आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक टर्मिनेटिंग में, एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि मैंने डेसिमल के 3 टाइप्स करवाए थे, उनमें से जो 2 टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग थे उनमें से एक टाइप जो है वो आपका रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा रैशनल नंबर वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात आपको याद रखनी है छोटी सी, कि जितने भी आपके अंडर रूट वाले वैल्यूज होंगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अंडर रूट वाली वैल्यूज और पाई, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। बस इतना से याद रखना है आपको, ठीक है, इसका ज्यादा डीप डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सारी आपकी इरेशनल वैल्यूज होती हैं, ये जितना भी आपके अंडर रूट वाली वैल्यू होती है। फाइन, तो यहाँ पे आपका जो इरेशनल का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। रैशनल नंबर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशंस भी आपको मैंने बता दिए। तो अब बात आ जाती है रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो लास्ट पार्ट होता है, जैसे कि इस रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स है, आपके इरेशनल नंबर्स है। फाइन, ये सारे मिलाकर आपका क्या बना देते हैं, रियल नंबर। कैसे, देखिए रैशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड था वो लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज इंक्लूड थी, फ्रैक्शनल वैल्यूज इंक्लूड थी रैशनल में, और इंटीजर्स इंक्लूड थे। अब इंटीजर्स आगे फर्दर किस में पार्ट डिवाइडेड थे, पॉजिटिव इंटीजर्स में थे, नेगेटिव इंटीजर्स में हमने किए थे, होल नंबर्स में हमने इसको डिवाइड किया था। होल नंबर भी हमारा इंटीजर्स का ही पार्ट था ना, होल नंबर्स में हमने इसे इंक्लूड किया था। फाइन, तो ये सारे मिलाकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स में हमारा सारा लेखा जोखा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। फाइन, तो इसके अलावा मैं आपको 2-4 पॉइंट्स और बताना चाहूंगी जो हमारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, या आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में ये 2 चीजें भी हमारी इंक्लूड होती हैं। वो कौन सी है, वो एक्स्ट्रा है आपकी। फाइन, तो उसमें हम बात करते हैं एक तो हमारे प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो अब देखिए जितना भी आपका नंबर सिस्टम है या इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, फाइन, उनमें से हमारे पास प्राइम नंबर्स निकलते हैं। ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ये तो सारे हमारे इस तरीके से नहीं लिखते, ठीक है। जितने भी हमारे यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं उनमें से प्राइम नंबर निकल कर आते हैं। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आपके पास किसी भी नंबर के एग्जैक्टली जो है आपके पास कितने डिवाइजर्स होने चाहिए, 2 डिवाइजर्स, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स आपके पास होने चाहिए। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 3,
ठीक है। 3 मेरा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का ध्यान रखना। 3 मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर से मेरा क्या मतलब है, वो नंबर एक तो 1 से डिवाइड होने चाहिए और एक इटसेल्फ यानी कि खुद से जो नंबर डिवाइड होते हैं। जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि जिनके एग्जैक्टली आपको 2 डिवाइजर्स मिलते हैं, 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो गए, नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स ही चाहिए ना, बाकी सारे नंबरों के तो और भी डिवाइजर्स बन सकते हैं। आगे जैसे आता है तो मैं आपको वो भी एग्जांपल लेकर बताती हूँ। फाइन, जैसे कि 3 है, तो 3 को मैं 3/1 लिखकर 3 आंसर आ सकता है, यानी कि 1 मेरा एक डिवाइजर बन गया। और अगर 3 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1 आंसर आ रहा है, तो 2 एक दूसरा डिवाइजर भी बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 के कितने डिवाइजर्स मिले, 2 डिवाइजर्स मिले। तो जिसके 2 डिवाइजर्स मिलते हैं वो मेरे प्राइम नंबर होते हैं। फाइन, सिमिलरली केस हमारा 2 का भी आता है। 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास 1 आ जाता है। इसके भी एग्जैक्टली आपके पास कितने डिवाइजर्स हैं, 2 डिवाइजर्स हैं। फाइन, तो जो नंबर, जिन नंबर्स के आपके पास एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स निकल कर आते हैं वो नंबर आपके क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट आता है। फाइन, तो अब देखिए, ठीक है जी, हमारे पास प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, हमने लिख दिया जी 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इस तरह के सारे नंबर जो आपके होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि जो 2 है आपका वो इवन नंबर है, इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है। देखिए ये नंबर इवन नंबर है, बाकी सारे नंबर आप चेक कर लीजिए, आपके जो है वो ऑड नंबर्स आएंगे। फाइन, तो ये एक आपका ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स में आते हैं। फाइन, अब इनके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो आता है आपका कॉम्पोजिट नंबर का। ठीक है, जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड 2 डिवाइजर हो गए, जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो गए तो वो तो आपके प्राइम नंबर हो गए। अब जिनके 3 और मोर देन 3, फाइन, मोर देन 3 डिवाइजर्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर में। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, देखो 2 और 3 तो मेरा प्राइम नंबर में निकल गया, मैं 4 का एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँ तो 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आया। ठीक है, देखिए हर एक नंबर, मैंने बोला था हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका प्राइम नंबर बन गया, नहीं, क्योंकि हम देखने से पता चल रहा है, देखो कि 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया मेरे पास 2 एग्जैक्ट वैल्यू मिली। फाइन, तो इसके डिवाइजर कितने बन गए, 3 डिवाइजर बन गए। तो जिसके 3 डिवाइजर्स बन जाएं वो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्पोजिट नंबर का। फाइन, तो यहाँ से आपके कॉम्पोजिट नंबर निकल कर आते हैं। ये 2 छोटी सी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। फाइन, आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है नॉर्मल सा, कि फाइंड ए, कोई भी आपका जो रैशनल नंबर है बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर है ना, तो फाइंड और रैशनल नंबर, कोई भी एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जब भी आपको कोई एक नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाए, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच का नंबर, तो आप इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है, बोथ आर द रैशनल नंबर। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैम ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है भाई, 2/1 लिख सकते हैं ना हम, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म बन रही है ना। और हमारे पास q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q तो मेरा 1 है, 0 के इक्वल नहीं है। फाइन, तो ये मेरे रैशनल नंबर है, मैंने कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लिए हैं। फाइन, तो इनके बीच में कोई भी एक ऐसा मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि 2 + 3/2 मैंने किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू है, 5/2, और इसको मैं
अगर डिवाइड करो तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल रही है 2.5। फाइन। अब देखिए नंबर लाइन पर चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है, ये मेरा 3 है। अब 2 और 3 के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए थी एक ऐसा रैशनल नंबर। तो ये मेरा रैशनल नंबर भी है, जैसे कि इसको मैं 2/25/10 लिख सकती हूँ ना, डेसिमल हटाकर। तो मैंने बोला था फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं और डेसिमल वैल्यू भी आती है रैशनल नंबर में, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो ये यहाँ पर कहीं पर होगा 2.5, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, ठीक है। इस तरह से आपके जो चैप्टर में क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम करेंगे 1 बाय 1। तो ये एक छोटा सा इनसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। ये एक बेसिक सी ट्रिक है तो जिसे आप यूज करके किन्हीं भी दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हमारे रैशनलाइजेशन की। फाइन, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अ रेडिकल और इमेजिनरी नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि आपके पास कोई भी इस तरह से डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी वैल्यू दी गई होगी जो कि एक इमेजिनरी नंबर हो सकता है या कोई रेडिकल नंबर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 2 + √3 दे दिया। फाइन, अब ये जो कंप्लीट नंबर है मेरे पास वो मेरा एक रेडिकल नंबर है, ये एक आपके पास इरेशनल नंबर की फॉर्म में है। फाइन, तो इसे रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर से ये वैल्यू जो है वो एलिमिनेट करनी है, इसे हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट करने का मतलब हटाना है, इसे एलिमिनेट कर दो, इसे हटाना है। कैसे? बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इसे एलिमिनेट करने का। तो किस तरीके से करते हैं, अगर मैं इसी का ही एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, सपोज यही आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसके ऑपोजिट साइन से, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू है, इसका ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 - √3 आएगी कंप्लीट वैल्यू। ये इसका ऑपोजिट साइन हो गया। यहाँ से जो जो आपको दो नंबरों को ये जोड़ रहा है ना पॉइंट, यानी कि प्लस जो जोड़ रहा है, तो ये वाला साइन हमें चेंज कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। तो इसके ऑपोजिट नंबर से हमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे 2√3 डिवाइड बाय इसी पूरे नंबर से एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ठीक है। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। देखिए इसको मैं काट सकती हूँ तो वापस वही से मेरी वैल्यू वही आ जाएगी, लेकिन मैं अपने इस जो ये मुझे क्वेश्चन दिया है उसे मैं रैशनलाइजेशन कर सकती हूँ, उसको मैं अपने एक डिफरेंट फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। डिनोमिनेटर से जो आपके अंडर रूट वाली वैल्यू है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखिए तो ऊपर तो सेम वैल्यू है 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे देखिए अगर हम a + b × a - b को देखें, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है a² - b² होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, a + b a - b = a² - b² के इक्वल होता है। यानी कि a² - b² को मैं इस 2 पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा a बन रहा है, ये मेरा b बनता है, और इधर देखिए ये भी मेरा a बन रहा है, ये मेरा b बन रहा है, लेकिन दोनों में साइन चेंज है। यहाँ पे भी देखिए साइन चेंज है। फाइन, तो जहाँ पे आपका साइन चेंज आ जाता है दोनों में, यहाँ पे देखिए ये वाला साइन और ये वाला साइन चेंज है, सिमिलरली यहाँ पर भी साइन चेंज है। तो हम अपना ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि मैं इसे a² - b² की फॉर्म में लिख सकती हूँ। फाइन, अब जैसे ही मैंने इसे a² - b² के फॉर्म में लिखा तो मेरे पास जो वैल्यू क्या आएगी, ये मेरा 2 × 2 = 4 बन जाएगा नीचे, और यहाँ पे माइनस का साइन है और ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर बाहर पड़ा है, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 - √3 / 1। तो नीचे से मेरा जो हमारी अंडर रूट वाली वैल्यू थी वो एलिमिनेट हो गई। फाइन, तो इस मेथड को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है।
आई होप ये रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आए जब भी किस नंबर का रैशनलाइजेशन करो तो इस तरीके से हम करते हैं। हम उसको जो डिनोमिनेटर है वहां से हमें जो आपकी इमेजिनरी नंबर होगी या जो आपका रेडिकल नंबर होगा उसे आपने एलिमिनेट करना है, उसे आपको वहां से रिमूव करना है। तो रिमूव किस तरीके से किया जाता है, इस तरह से ऊपर नीचे उल्टे साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, तो चलिए ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होते हैं आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है, चलिए वो देखते हैं। जब भी आपके पास किसी भी नंबर में किसी भी वैल्यू में बेस जब आपके पास सेम हो जाता है, ठीक है, बेस सेम होने का मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस है, यहाँ पे भी इंटीजर एक 2 है, दोनों का जो बेस है वो सेम हो जाता है और आपके पास पावर अगर अलग अलग दी गई होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस बेस को कॉमन लेकर उन दोनों की पावर्स को आपस में प्लस किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। आपको अगर बेस सेम दिया गया हो और वो आपके जो वैल्यूज हो वो इसमें हो, पॉजिटिव प्लस में हो, यानी कि एडिशन में हो, एडिशन में आपका बेस जब सेम होता है, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपके एडिशन में बेस सेम होता है तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, उसी बेस के ऊपर पावर्स जो होती हैं वो आपकी प्लस हो जाती हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरे में क्या है, ए रेज टू पावर m का होल जो है पावर n इज इक्वल टू दिस। आपके अगर आपको जैसे ये मैंने 2 लिखा, ठीक है, 2 के पावर मैंने 4 लिखा और इसकी एक होल पावर लिखी 3। फाइन, तो ये जो आपस में पावर होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो यानी कि 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 बन जाएगा और 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 12। फाइन, तो इस तरीके से अगर आपका एक बेस है उसकी कोई पावर है और उसकी जो होल पावर आपको जो गिवन है वो मल्टीप्लाई में है तो आपकी वो कंबाइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर उस बेस के ऊपर। फाइन, तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये बहुत इजी सा है लेकिन आपको ये हर बार याद रखने हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो बेस है अगर वो डिवाइड में हो, ठीक है, और उनकी जो पावर हो, बेस तो सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और उनकी जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, बट इस बार जो कंडीशन क्या है, डिवीजन की है, डिवाइड में हो, तो क्या होता है, वो पावर जो नीचे वाली पावर होती है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। फाइन, जैसे कि 2 रेज टू पावर 4 और डिवाइड बाय मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, बेस आपका 2 है, दोनों में बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, जहां पे बेस डिफरेंट होगा मैं वहां पे आपको डिफरेंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। बात को ध्यान से सुनिए कि जो आपका बेस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, तो जो नीचे वाली जो डिवाइड में पावर होती है, बेस के ऊपर जो पावर होती है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। अगर आप दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं इसे खोल के लिखती हूँ, ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 2 को मैं 4 बार लिख सकती हूँ इस तरीके से, और नीचे लिखा 2 रेज टू पावर 3 मतलब 3 बार हम इसे खोल के लिख सकते हैं। तो हम कटिंग करते हैं ना, तो ऐसे 2 से 2 कट गया, एक 2 से ये 2 कट गया, एक 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 2, तो यहाँ पे भी देखें सिर्फ 2। फाइन, दोनों सेम है, लेकिन आप खोलेंगे अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, है ना, तो आप इतना लंबा चौड़ा थोड़ी खोलेंगे, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं खोलेंगे, हम क्या करेंगे, अपना लॉस लगाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे। फाइन, तो जो अगर बेस आपका सेम है और डिवीजन में है वैल्यूज, तो पावर जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, फाइन, ये थर्ड हो गया आपका, फोर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बेस है ना वो डिफरेंट हो गया है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। फाइन, जब बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम हो जाती है, तो जो वो कंबाइन में ना हम उसकी पावर को बाहर ले लेते हैं और दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि दोनों बेस को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और उनकी जो पावर है
वो बाहर चली जाएगी, पावर दोनों की सेम है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 रेज़ टू पावर 3 है मेरे पास, और मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर भी 3 है, क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो सेम है लेकिन बेस मेरा दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, एक का बेस 2 है, एक का बेस क्या है 3 है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू 3 रख लिया और दोनों की कंबाइंड पावर मैं 3 लिख सकती हूँ इस तरीके से। फाइन, जैसे अगर अगर आपको इस तरीके से किसी ब्रैकेट में दिया है तो आप इसे वापस अपना रिवर्स भी कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल लॉ होते हैं। ठीक है, ये उल्टा भी हो जाता है। कैसे कि अगर आपको ये वाली चीज गिवन है 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, तो मैं इसको खोल के 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकती हूँ। इन केसेस में भी यही चीज होती है। आप अपनी जो पावर होती है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस सेम वाली, और अगर बेस डिफरेंट है तो बेस डिफरेंट वाली, जो भी आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो रिवर्सिबल चलता है, आप उसे उल्टा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये चीज दी है तो मैं इसे ये चीज वापस से लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये गिवन है तो मैं ये वाली चीज वापस लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से ये जो लॉज होते हैं वो रिवर्सिबल भी चलते हैं। फाइन, तो यहाँ पे ये बात थी कि अगर आपके पास बेस जो डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है तो आप उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी पावर लिख सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास जो बेस डिफरेंट है और वो आपका मल्टीप्लाई की जगह अब डिवीजन में आ जाता है, पावर आपकी सेम है, पावर आपकी m ही है, सेम है, तो हम इन दोनों को अलग निकाल कर, बेस को अलग निकाल कर दोनों के उनमें उनको डिवाइड करके और उनकी कंबाइंड पावर जो है वो m लिख सकते हैं, यानी कि पावर बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज जैसे यही था 2 रेज़ टू पावर 3, इसी को ले लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, दोनों की जो पावर है वो सेम है, बेस आपका डिफरेंट है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। फाइन, ये आपको क्लियर हो गया, और ये रिवर्सिबल भी है, आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप, अगर आपको ये चीज गिवन है तो ये भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका पार्ट। अगर a⁻m डिवाइड बाय b⁻m, दोनों की बेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है, तो आप इसे a बाय b की होल पावर भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाली चीज है, ये सेम ही है। फाइन, ये वाली दोनों चीजें जो है वो सेम ही है, बस सिंबल का ही चेंज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, अगर मेरा बेस भी सेम है और मेरी पावर भी सेम है, दोनों कंडीशन, और वो डिवीजन में है, तो देखिए डिवीजन का रूल क्या था, डिवीजन का रूल था कि पावर ऊपर चल के माइनस हो जाती है। इसी को ही हमने थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है वो सेम है दोनों, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि अगर बेस सेम है और पावर भी सेम है तो होगा क्या। ठीक है, नॉर्मली हम इसे इस तरह से कट कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं, अगर मेरी बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो पावर हमारी ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, और यहाँ पर माइनस यानी कि m माइनस m क्या हो गया, 0 हो गया, a की पावर 0। अब किसी भी इंटीजर की पावर अगर आप 0 लगा लेते हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, किसी भी इंटीजर की पावर अगर आपकी 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। इस बात को खास ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएगा। जब भी आपके किसी भी इंटीजर या किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। फाइन, आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो पावर का खास ध्यान रखना, और बेस का स्पेशली, बेस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कब जाकर बेस ऊपर जाकर प्लस होता है, कब पावर्स प्लस होती हैं, कब आपकी पावर्स माइनस होती हैं, कब मल्टीप्लाई होती हैं, और कब इस तरह से 0 वाली कंडीशन होती है। फाइन, आई होप आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए। तो मैं आपको कंबाइन जो है वो एक्सरसाइज करवाऊंगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ करवा, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। फाइन, तो चलिए यहाँ तक अपना रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए।
ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।